प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का पहला पाठ भारतीय संविधान का शेष भाग पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना और समझना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत को आज़ाद कराने के लिए जो राष्ट्रभक्तों द्वारा, देशभक्तों द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया गया। कई दशक पुराना, दशक यानी 10 साल का जो एक पीरियड होता है, अवधि होती है, उसको दशक कहते हैं। यानी 10 साल पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने, राष्ट्रवादी यानी जो राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हैं, राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, उनको राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, क्योंकि वो नियम तो अंग्रेजों ने बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने, औपनिवेशिक राज्य कौन सा होता है? जब एक देश दूसरे देश को जो है गुलाम बना लेता है और वहाँ के संसाधनों को और वहाँ की सत्ता को हासिल कर लेता है, उसको औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। और भारत का औपनिवेशिक राज्य कौन था? अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो थे वे औपनिवेशिक थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश यानी जहाँ पर सरकार जो है लोगों द्वारा बनाई जाए, लोगों के लिए ही बनाई जाए और लोग ही चुनाव करें। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें लगभग 300 लोग थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। यानी जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है क्लासेस के अंदर, 6ठी क्लास में पढ़ा आपने विविधता के बारे में, विविधता की समझ कि भारत के अंदर कितनी विविधता है, कितनी भाषाएं हैं, यहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सभी प्रकार की जो है परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इसलिए भारत जो है विविधताओं का एक देश है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें भारतीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को उखाड़ना, गरीबी को दूर करना और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी
जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, आर्थिक यानी धन संबंधी, और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। नंबर 1, संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, अर्थात हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं। एक सरकार जो राज्य स्तर पर बनाई जाती है, एक सरकार पूरे देश की बनाई जाती है जिसको हम जो है देश के स्तर पर कहते हैं, केंद्र स्तर की सरकार। और छठी कक्षा में आप पढ़ भी चुके हो कि जो है ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायत का चुनाव भी होता है जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय सरकार। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। अब देखिए यहाँ पर पीछे एक चित्र दिया है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो चित्र है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। यहाँ पर बात बताई कि ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। अर्थात अगर सरकार एक ही होगी, केवल केंद्र सरकार होगी, तो दिल्ली में राजधानी में जो लोग बैठेंगे थोड़े से लोग ही बैठेंगे वहाँ पर, और वे ही पूरे देश का फैसला करने लग जाएंगे। हो सकता है उनके फैसले जो है वो पूरे देश के लिए लाभदायक न हो, इसलिए पूरे देश में उनके फैसले लागू न हों तो क्या करें, प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, अर्थात भारत को प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। इसलिए भारत को जो है प्रांतों में बांटा और हर प्रांत की अपनी एक सरकार बने ताकि वो वहाँ पर प्रांत के फैसले खुद ले सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त अधिकार यानी ऑटोनोमस, अर्थात उनके पास खुद का अधिकार है, उसमें दूसरा यानी केंद्र सरकार उसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात हो, राष्ट्रीय महत्व की बात हो, तो वहाँ पर देश के पूरे जो भी राज्य हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको ही मानना पड़ता है। लेकिन कुछ मुद्दों में क्या है, जो राज्य की सरकारें हैं, प्रांत की सरकार हैं, वो अपना खुद का फैसला ले सकती हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है।
जिनमें बताया गया है कि कौन से सत्र की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। ये सूचियां जो है संविधान में दी गई है। इनके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। अर्थात संघवाद के अंदर भारत एक संघ है और संघवाद में राज्य केंद्र सरकार पर ही निर्भर नहीं रहते हमेशा, या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जो भारतीय संविधान की विशेषता है, संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। सरकार के तीनों स्तर जितने हैं वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो हम चुनते हैं, जैसे केंद्र सरकार में बनाने के लिए हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, राज्य सरकार बनाने के लिए हम जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए चुनते हैं, और स्थानीय स्तर पर आप देखते हो कि आप पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं, वोटर। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो कि आपको ध्यान होगी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वयस्क जो आपको 7वीं के अंदर भी बताया गया था, वयस्क का मतलब है भारत के अंदर वयस्क की जो परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं, आज के दिन जो व्यक्ति 18 साल का या उससे ऊपर है तो उसको हम वयस्क नागरिक कहेंगे, और ऐसे व्यक्ति को वोट बनवाने का अधिकार है और उसको अपनी पसंद का जो है प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, यहाँ पर देखिए चित्र नीचे दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर जो ये एक लाइनें लगी हुई है पूरी, और ये लाइनें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें किस प्रकार से लोग जो है चुनाव कर रहे हैं, ये जो कतार है ये वोट डालने वालों की है, किस प्रकार से लोग जो है वोट डालते हैं। इसमें सभी लोग जो है शामिल होते हैं, इसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई वो नहीं होता, सबका वोट होता है, सारे वयस्क जो है वोट डाल सकते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था, सार्वभौमिक का मतलब है सभी जगह पर, यानी भारत में कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 या 18 से ऊपर है तो उसका मत बनेगा, यानी वो वोट बनवाने का अधिकारी है और वोट डालने का भी अधिकारी है। तो संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। ज्ञान यानी ज्ञान का उदय होगा। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित करेगी। तो आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। यानी स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ उसके अंदर लोगों ने बहुत कष्ट सहन किए थे और उससे उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी यदि सबका ही अधिकार होगा वोट डालने का, सब अपनी पसंद के जो है चुन सकेंगे जो है प्रतिनिधि, तो उससे जाति, वर्ग और मर्द के जो फर्क हैं
वे भी खत्म हो जाएंगे और ऊंच नीच की बेड़ियां भी टूटेंगी। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, सामाजिक स्तर पर वो किसी प्रकार का, सामाजिक किसी भी जाति से हो सकता है, वो अमीर गरीब यानी किसी प्रकार से, औरत या मर्द यानी पुरुष या औरत हो सकता है, या किसी भी अनपढ़ या पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति जो है इसमें भाग ले सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरी बात है संविधान की विशेषता क्या है खास, इसमें है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। देखिए, कोई भी शासन चलाना है तो उसके लिए जो शक्तियां हैं वो किसी एक ही अगर व्यक्ति के हाथ में होगी तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों को बांटा गया। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी जिनको हम वोट डालकर चुनते हैं, चुनाव करके हम उनको चुनाव में जिताकर आगे भेजते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका यानी बहुत सारे जो है विभाग बनाए हुए हैं और वे जो है कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी किसी भी शाखा में किसी भी प्रकार से दुरुपयोग अगर होता है तो उसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। सबकी तीनों की अलग अलग शक्तियां हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। यानी शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से है कि सबकी शक्तियां एक दूसरे से अलग है, और वो जो इस आधार पर बंटवारा किया गया है कि प्रत्येक अंग यानी प्रत्येक जो है अंग, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यानी प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर कंट्रोल रखेगा, उसके ऊपर उसका अंकुश रहेगा, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? सबसे शक्तिशाली, यानी सारी शक्ति जो है उन्हीं में निहित होती है। तो भारत में लोगों को संप्रभु माना गया है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य का मतलब भारत राज्य। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य अपने आप में क्या है? एक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर है, जिसके अंदर जो है लोग रहते हैं, और वो उसमें जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। राज्य का मतलब सरकार नहीं होता, बल्कि राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो राज्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अर्थ रखता है, और राज्य को संचालित करने के लिए एक सरकार बनाई जाती है उस संस्था को संचालित करने के लिए।
सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य नहीं बदलता। चौथा जो इसका भारतीय संविधान की जो विशेषता है, खासियत है, वो है मौलिक अधिकार। देखिए यहाँ पर इसमें जो कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वे हम जो है आपको एक बार पढ़कर बता देते हैं। इससे पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। अंतरात्मा यानी अगर संविधान की कोई आत्मा है, उसके अंदर है, तो वो है उसके मौलिक अधिकार। औपनिवेशिक भारत ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। जिस प्रकार से औपनिवेशिक राज्य शासन था अंग्रेजों का, तो उनके जितने अत्याचार थे और जो जिस प्रकार से उन्होंने कानून बनाए थे, उसमें जो है बहुत सारे जो है लोग थे, राष्ट्रवादी जो थे, उनके दिमाग में जो है संदेह हो गया था, शक हो गया था कि इसी प्रकार से कहीं जो है इसका दुरुपयोग ना हो शक्तियों का। तो इसलिए स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने, और राज्य की सत्ता का मतलब राज्य एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले जो लोग, संप्रभु लोग हैं, उनको हम कहते हैं राज्य, और उसकी सत्ता यानी सरकार, वहाँ की जो बनाई गई सरकार है, लोगों द्वारा जो सरकार बनाई गई। तो कई बार सरकार जो है वो क्या होती, मनमाने ढंग से भी काम करने लग जाती है। तो लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश यानी जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना, उसको कहते हैं, इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों में के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है? दोहरा, दो उद्देश्य। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। चलिए इससे पहले हम बताते हैं मौलिक अधिकार कौन से हैं। साथ में इसमें एक टेबल दी हुई है मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार यहाँ पर है। समानता का अधिकार, संविधान में दिया गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम, अपवाद का मतलब इससे अलग कुछ अलग बातें हैं जो इन चीज़ों हम जो है लागू नहीं हो पाती हैं। वो कैसे हैं कि ये नियम जो है कई बार लागू नहीं होते, उसको अपवाद कहते हैं। तो जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है एक मौलिक अधिकार हमारा नंबर 2 पर। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है कि हम कोई भी जो है विचार अपना प्रकट कर सकते हैं। हमारे मन में अगर कोई विचार है तो हम उस विचार को प्रकट करें, उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का
अधिकार शामिल है। यानी हम अपने देश में, राज्य में किसी भी स्थान पर जाकर रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। ये हमारे को स्वतंत्रता, हर किस नागरिक को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम का मतलब है बेगार, यानी जबरदस्ती हम किसी से काम करवाएं उसको जो है बेगार भी कह सकते हैं। मानव व्यापार यानी मानव का व्यापार करना, जैसे दास प्रथा थी, मानव यानी मनुष्य को जो है खरीदा या बेचा जाए काम के लिए या किसी और चीज़ के लिए, जब मनुष्य को खरीदा या बेचा जाता है उसको कहते हैं मानव व्यापार। जबरिया श्रम यानी बेगार, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है भारत के सभी नागरिकों को मिला है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। वो किसी भी धर्म को जो है चुन सकते हैं, अपनी इच्छा का धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। किसी भी पद्धति के हिसाब से वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं, इसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है। पांचवा जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मतलब है कि अल्पसंख्यक या भाषा से संबंधित या धर्म से संबंधित जो है वो शैक्षणिक, यानी जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, यानी इस प्रकार के स्कूल कॉलेज आदि खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, या उसको ऐसा लगता है कि उस ऊपर जो दिए गए 5 हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनका उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में भी जा सकता है। ये भी उसको एक जो है अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार जो है दिए हुए थे। अब इसमें ये बचा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में एक खंड और भी है जिसका नाम नीति निर्देशक तत्वों का। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यहाँ पर कुछ एक जो है ये लाइनें दी। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो बिल्कुल इसका उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकार का, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो यहाँ पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह काम कर सकता है, और अगर कोई रोकता है तो ये उसका उल्लंघन है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, ये भी उल्लंघन है जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो है अधिकार होता है। और यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो ये भी जो है भेदभाव होगा, लिंग भेदभाव। तो इस प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है, इसको आप अच्छी तरह से देखें, पढ़ें। 5वां जो हमारी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता मतलब है, एक होता है धर्म कट्टरता, एक होता है धर्मनिरपेक्षता। अर्थात जहाँ पर धर्म को जो है निरपेक्ष माना गया है, यानी कोई एक धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को
तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई है। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, मुश्किल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वे दस्तखत कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरे चित्र के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है भारत के जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। और तीसरे जो चित्र के अंदर जो है आप देखेंगे सबसे नीचे वाले में, तो इसके अंदर कई लोग दिखाई दिएंगे आपको, जो है श्री जयराम दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है यहाँ पर दी हुई है, ये राजकुमारी अमृत कौर। और उसके बाद जो है जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाई। और उसके बाद जो है इसमें आपको वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, नीचे ये झुके हुए जो हैं सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। और उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम जो है, उनके पीछे जो इनके पीछे जो खड़े हैं वो हैं जगजीवन राम, उस समय के श्रम मंत्री। तो जो है ये पाठ इतना ही था। आगे हम आपको इसके अभ्यास के प्रश्न जो है पहले ही दे चुके हैं और उन प्रश्नों को आप पूरा कर लें, अच्छी तरह से इसको समझें और प्रश्नों को उतार कर याद भी करें। इससे संबंधित आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।